नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 8 का चैप्टर 4 आज का वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम से जुड़े रहने पर सीटेट, यूपीटेट क्वालिफाई कर लेंगे व DSSB KVS के एसएसटी सब्जेक्ट के पोर्शन में 90 से 95% तक कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस। ओके, सो आप बने रहिए विश्वास के साथ। हमारे चैनल का मेन फोकस सीटेट, यूपीटेट और DSSB KVS रहेगा। आज के लेसन का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे, दीकू क्या होता है ये जानेंगे और एक स्वर्ण युग की कल्पना क्या थी ये समझेंगे। 1895 में बिरसा नाम के, देखो इतिहास को हमेशा कहानी के फॉर्म में पढ़ना चाहिए। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें पूरी बुक हम और आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो लीड लगा के सुन सकते हैं, बिजी है किसी काम में, या सामने स्क्रीन रख के भी सुन सकते हैं। 1895 में यानी 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। अच्छा, पहले ऐसे ही अंधविश्वास होते थे। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं मतलब बाहरी लोगों, अब ये किसको दीकुओं कहते हैं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह यानी कि आदिवासी समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी समुदाय यानी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, यानी जो उनकी जीवन पद्धति थी, लाइफस्टाइल थी जो उनका, वो नष्ट होते जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग कैसे कैसे अत्याचार कर रहे थे ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर जो पूरी बात बता देंगे तो इंटरेस्ट बना नहीं रहेगा। खैर, समझ लीजिए कहानी पढ़ रहे हैं आप, सुन रहे हैं। ओके, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? बिरसा जो व्यक्ति था वो किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ सवालों का विचार करेंगे। और देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक। इसमें पहली बात बताई गई है कि जैसे आप क्लास 7 में पढ़ चुकी है कि आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था कि कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग था। सॉरी, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जात पर आधारित समाजों में दिखाई देते, यानी इनके समाज में कोई ऐसे गहरे भेद नहीं थे। एक कबीले के सारे लोग
कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं था। मतलब इनके में भी बहुत सारे आर्थिक सामाजिक फर्क थे। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई किसी का सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा था, किसी कम था, यानी था, भेदभाव तो था इनके अंदर भी। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉपिक बता देते। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, ये पढ़ेंगे। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कुछ झूम खेती करते थे और शिकारी और संग्राहक का काम करते थे, जानवर पालते थे, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, ये सब पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, ये सब पढ़ेंगे। कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ जब औपनिवेशिक शासन आ गया, यानी अंग्रेजों का शासन आ गया। व्यापारियों का, अंग्रेज व्यापार करने ही तो आए थे, क्या हुआ। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, जो किसानी करते थे घुमंतू, आज यहाँ कल कहीं और किए। वन कानून और उनके प्रभाव उस पर कैसे पड़े, एक से एक कानून अंग्रेज बनाते थे। व्यापार की समस्या, काम की तलाश, बिरसा मुंडा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये लास्ट है। लास्ट टॉपिक क्या है देखिए से, आप पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत आदिवासियों की दुर्दशा पर बहुत ज़्यादा जो है देखिए बिरसा मुंडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। दुर्दशा पर बहुत ज़्यादा दया आएगी और अंग्रेज़ों पर बहुत सारा गुस्सा आएगा, जो हमारे लोग नहीं बताते हैं। कई बार लगता है अंग्रेज़ों ने शिक्षा दी, ये दिया, वो दिया, पुल बनाया, ऐसे कितना अच्छा तो था, क्या था। लेकिन ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा अन्याय किया गया, और सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, कईयों के साथ, हर समुदाय के साथ, हर तबके के साथ अन्याय हुआ है अंग्रेज़ों के द्वारा। ये आप इस चैप्टर के द्वारा आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका रोजगार और सब कुछ छीन लिया गया। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। कुछ झूम खेती करते थे, झूम खेती करते थे। अच्छा, झूम खेती में क्या होता था, अगर जो पूरी बात पढ़ें तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा मैंने बताया था कि ये सीरीज जो चल रहा है पूरी बुक पढ़ी जाएगी। अगर जो मैं वन लाइन या थोड़ा झूम खेती कैसे करते थे, यहाँ किया खेती, फिर उसको जला दिया, फिर दूसरी जगह गया, ऐसे तो नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। उन्होंने उनमें से कुछ समुदाय, देखो सारे जो आदिवासी थे सब एक ही चीज़ नहीं करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, झूम खेती को ही घुमंतू कहा जाता है। अभी जैसे मैंने कहा है अलग अलग जगह पर खेती करना। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी। देखिए अब ये चीज़ वन लाइन में कैसे जानता है, अगर जो बताता है ऐसे ऐसे होता था। पोटास होती थी राख में, क्या होती है, पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वो एक कुल्हाड़ों जैसे आज टेक्नोलॉजी है और उतना तो था नहीं, कुल्हाड़ी फरुआ उसी से काम होता था, तो बहुत बड़ी बात थी इतने जंगल को काट कर जोत कर तैयार करना। वो कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। कुदालों जानिए, वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे, ऐसे डाल देते थे
हाथ से फैला देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसी को परती कहते हैं। अच्छा, साल एक पेड़ है। महुआ के बारे में पढ़ेंगे, अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतु किसान कहाँ रहते थे? ये देखिए, पूर्वोत्तर मध्य भारत, पूर्वोत्तर पूर्व यानी इस स्थान पर, और मध्य भारत इस स्थान पर, और मध्य भारत की पर्वतीय स्थान पर जंगली पट्टियों में रहते थे। यानी ये दो जगह और जंगली और पर्वतीय जगह पर ये जो घुमंतु किसान हैं ये रहते थे, जो झूम खेती करते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। यानी उनको कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि उस जंगलों का कोई मालिक नहीं था। आराम से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ जो आदिवासी थे वो शिकारी और संग्राहक थे। शिकार करना और चीज़ों को एकत्रित करना था, जैसे ये लेकर जा रही है। ये पत्तियां हैं। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय, ये याद रखना, खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे, फल और जड़ें भी खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ का बीज। अच्छा, महुआ के बीज से और क्या बनता है, ये देखिए। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। शराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खाते भी हैं लोग, कहते हैं ताकत आती है। सॉरी। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों से काफ़ी चीज़ें बनती थी, कलर। कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपना मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। कई आदिवासी खेत जो है वो मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था।
वन में जो उत्पाद होते थे वो कम पड़ जाते, तो मजदूरी पर ही उनको गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। ये लोग औरों के लिए काम नहीं करते थे, इनका स्वभाव है। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना वेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे थे। भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके, ये देखिए, ये है, ये आप मैप में देख लीजिएगा। देखिए ज़्यादातर इसी पूर्व इलाके में है भारत के, और मध्य में ज़्यादा है। कुछ जानवर पालते थे। अच्छा, कुछ आदिवासी जो हैं वो जानवर भी पालते थे, उनके बारे में समझते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल मतलब पढ़ेंगे, बता रहे हैं कि 9th क्लास में आप जब जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां चलाते थे। आगे बढ़ते। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये सब बताया गया है। यार इससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की, बिहार 1946 का ही है ये चित्र। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। इसी में कुछ लोग थे जो एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे, वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था।
लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे तो बाकी उनके अनुयायी होते थे। तो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। देखिए ये होता है, एक जगह आप रहेंगे तो फिर ये नहीं कि ब्रिटिश के आधार पर कह रहा है, अभी एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं, पहले नहीं। गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर आदिवासी ये काम करते, इसलिए ज़्यादा सभ्य थे। सभ्यता आ ही जाएगी, एक जगह रहेगा, अलग देखेगा और जो भी है। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। सब कहानी है। अंग्रेजों को क्या करना था वो आगे आप पढ़ेंगे, मेन खास तौर पर 9th में। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उपनिवेश क्या होता है, औपनिवेशिक शासन। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। कैसे? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनसे पहले उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। नजराना मतलब जब वहाँ से गुजरे तो जो एक मुफ्त पुरस्कार के रूप में देना रहता है वो नजराना होता है, गिफ्ट, नजराना। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। देखिए, पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। गांव में आज भी जब घर बनता है, छप्पड़ या कोई काम होता है तो सब लोग मिलके जो है काम करते हैं। ये देखिए, आगे बढ़ेंगे। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? जो घुमंतू काश्तकार मतलब किसान, जो किसान मजदूर जिनका अपना खुद की भूमि नहीं होते, भूमिहीन होते हैं, उनको काश्तकार कहते हैं। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे एक आमदनी होना शुरू हो जाए। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि एक व्यक्ति के पास कितना होना चाहिए। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। कुछ किसानों को भूस्वामी, कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया।
पट्टेदार घोषित कर दिया। आगे पढ़ेंगे। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जो पट्टेदार होते थे भूस्वामियों को का भाड़ा चुकाते थे। जैसे हमारी ज़मीन है, हम किसी को दे दे, पट्टेदार मतलब किराया, किराए पर दे दे, अपनी ज़मीन किराए पर किसी को देना। तो जो किराए पर लिया उसे पट्टेदार बोलते थे और जिसकी ज़मीन है वो भूस्वामी बोलते थे। तो पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और फिर ये जाते थे वहाँ सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। यहाँ चित्र में है, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। भील एक आदिवासी समुदाय है। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन कानून और इनके प्रभाव। वन कानून और इनके प्रभाव क्या पड़े ये समझते हैं। आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था, यानी कि ये सरकार का है। आरक्षित मतलब कि इस पर जो है आप नहीं जा सकते, ये सरकार के अंडर में है। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त तक नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। ऐसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी। उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि वे रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। हमारी ही चीज़ को हमसे छीन के फिर हम ही को एक दूसरा काम कराने के लिए ले रहे हैं। ये हाल था अंग्रेजों का। विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी।
इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वन गांव यानी गांव, वन में ही गांव। स्लीपर क्या होता है? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। पहले लकड़ी का तख्ते लगता था जिस पर रेल की पटरी बिछाई जाती थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा सा ये धान की खेती पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे देखा, आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। समतल मैदानों और जंगलों में, ये देखिए, ये समतल मैदान है और यहाँ देखिए, और जंगलों में ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं। 1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले वेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाजों, उनकी कला और उनकी लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने वेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में वेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इन कविताओं में था। चलो पढ़ते हैं इसी कविता के द्वारा हमें उनकी मुश्किलें पता चल जाएगी। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। बता रहे हैं हर कर अदा करने के लिए एक न एक चीज़ हमें बेचनी ही पड़ रही, बेच देंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा हमारा। तो ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते, व्यापार की समस्या। गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, देखो व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समुदायों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे उन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देख सकते हैं। जैसे 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। देख लिया, वर्तमान में झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रेशम के व्यापारी अपनी एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। उस समय का 3-4 रुपये बहुत था। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था।
तो अभी भी लोग करते हैं सारे व्यापारी। 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब वो वजह भी है, अब पहले से इन्होंने पैसा दिया, रिस्क भी था, तो अब रिस्क ज़्यादा उठाएगा जो, वो तो फ़ायदा भी ज़्यादा लेगा। खैर, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, बिचौली ज़्यादा कमाते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। चटाई बुनती 1000 औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। देखिए कैसे, कितना मेहनत का काम है। ये पढ़ लेते। बिहार के कोयला खनिक 1948 का है। देखिए चित्र देखिए। 1920 के दशक में बिहार की छरिया और रानीगंज, जान लीजिए रानीगंज ये सब बिहार में है, कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग झरिया और रानीगंज 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक भी था। वह अक्सर सचमुच जान लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। देखिए खतरे से एकदम। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आगे बढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की थी। 31-32 में कोल आदिवासी और 55 में संथालों ने। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अब हम लोग बिरसा के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा, इनके बारे में पढ़ेंगे। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं, यानी सरदार मतलब मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जहां मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दिकुओं
बाहरी जिनको बोला जा रहा है। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे। जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अच्छा, ये सब तो बातें हैं, लेकिन भैया अंग्रेज थे, माइंड वॉश करते ही हैं। खैर, जो एनसीईआरटी लिखा हम वही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इसके संदर्भ में आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हर तरफ से अन्याय हुआ। अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं। देखा, ये लाइन आ गई, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो सब कुछ हो सकता है, और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे थे। देखो, इन्होंने जनेऊ धारण कर लिया, समय बिताया, उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडाओं का जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग, सत्य युग की चर्चा करते थे जहां मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे, अपने बिरादरों जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। अच्छा, वैष्णव क्या होता है? विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखो, बिरसा मुंडा की स्मृति में जारी डाक टिकट, ये देखिए। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे।
उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिए। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हैजा फैला था और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। शायद यह होता तो आज़ाद पहले हो जाता है। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया। देखो इस आंदोलन के क्या फ़ायदे हुए, ये हम लोग पढ़ेंगे। यह आंदोलन के 2 मायने। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये चैप्टर पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और ये आदिवासियों के बारे में है, समझने के लिए क्या स्थिति थी और कुछ ऐसा अलग नहीं लगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन समझना है घुमंतू खेती क्या होता है और शिकारी संग्राहक कैसे ये लोग करते, दीकू किसे कहा गया, काश्तकार क्या है, व्यापार और समस्या, बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था, ये सब समझना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं ऐसे ही नोट्स बनाना है आपको और पूरी बुक पढ़ाई जा रही है। अभी बाद में मैराथन जब पेपर सीटेट का आ जाएगा या बीपीएससी का आ जाएगा, बीपीएससी टायर 4.0, तो हम मैराथन लाएंगे और उसमें सारा जो है समरी के रूप में कवर कर देंगे। लेकिन अभी तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको और नोट्स बना लीजिए तो बहुत अच्छा। और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप नोट्स खरीद सकते हैं और जो हमारा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है वीडियो पर उस पर आप संपर्क करिएगा। आपको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा 499 में और बात करिएगा तो कंसेशन भी हो सकता है और सीडीपी का जो है 199 में। ओके, तो आपका समय भी बच जाएगा और आपका सब निकल जाएगा। ओके, ठीक है, पढ़िए, मस्त रहिए, बाय बाय।